सभी बच्चों को फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्रेम सर अलोली में। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 का प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत मृदा संसाधन के बारे में अध्ययन किए थे। उसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया था। आज नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है 1 का ख है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही आता है जल संसाधन। जल संसाधन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस। अब जल संसाधन, जल के बारे में तो सब लोग पढ़े हैं जल क्या है और डेली उपयोग भी कर रहे हैं। जल को किसी न कई उपयोग है इसके, आगे उपयोग पढ़ेंगे। तो जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संसाधन में बताए थे कि वैसा संसाधन जिसे प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त हुए हैं, वे सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे बताए थे उसमें नंबर 1 मिट्टी, जल, हवा इत्यादि, ये सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो उसी क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन का नंबर 1 मृदा संसाधन। मृदा के बारे में पढ़ लिए। अब है जल संसाधन क्या है। क्योंकि जल भी हम लोगों को प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का खर्च नहीं लगता है। नदी में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जल ले सकते, जितना मर्जी है। तालाब से एक बार चापाकल लगवा लिए, जितना मर्जी है उससे पानी निकाल सकते। बार बार निकालने में रुपया नहीं लगेगा, केवल एक बार उसको सेटअप करने में, चापाकल को सेट करने में जितना खर्च लगे, उसके बाद जितना मर्जी निकाल सकते हैं। उसमें कोई किसी प्रकार का रुपया नहीं लगता है, अर्थात प्रकृति ने हमें निःशुल्क में दिए हैं। इसलिए ये सब क्या हुए प्राकृतिक संसाधन। और एक कारण और है कि जिसे हम लोग बना नहीं सकते, मानव जिसे निर्माण नहीं कर सकते हैं, मानव जिसे निर्माण नहीं कर सकते हैं, वे सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। या जिसे प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क उपहार के रूप में देते हैं, या जिसे मानव निर्माण नहीं कर सकता है, वैसे संसाधन प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब है उसी में जल संसाधन। तो जल को हम लोग बना नहीं सकते हैं, इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो जल संसाधन वाटर रिसोर्सेस। तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। जल संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है। यह एक चक्रीय संसाधन भी है। यह एक चक्रीय संसाधन भी है, जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी के 71% भाग पर, पृथ्वी के 71% भाग पर जल उपस्थित है, लेकिन पीने योग्य जल मात्र 3% ही है। अर्थात 1/3 भाग के, पूरे पृथ्वी का 1/3 भाग पर जल की मात्रा उपलब्ध है, लेकिन पीने योग्य
उपयोग मात्र 3% है। पृथ्वी पर जल की अधिक मात्रा पाए जाने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह भी कहते हैं। प्रश्न रहेगा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी पर 1/3 भाग जल है। पृथ्वी का 1/3 भाग पर जल उपस्थित है। इसे ऊपर से देखने पर नीला प्रतीत होता है। ऊपर से देखने पर इसे यह नीला प्रतीत होता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्योंकि जल की अधिक मात्रा के कारण यह नीला दिखता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी पर जल की अधिक मात्रा के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। भारत में जल प्राप्ति के 2 प्रमुख स्रोत हैं। भारत में जल प्राप्ति के 2 प्रमुख स्रोत हैं। स्रोत नंबर 1 भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। नंबर 1 भूपृष्ठीय जल, नंबर 2 भूमिगत जल। अब दोनों क्या होता है? भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। भू माने पृथ्वी और पृष्ठ माने तल पर, पृथ्वी के ऊपर, भूमि के पृष्ठ पर माने ऊपर पाया जाने वाला जल। तो इसका परिभाषा बोलेंगे, पृथ्वी के सतह पर स्थित जल के स्रोत को, पृथ्वी के सतह पर, सतह माने ऊपर, पृथ्वी के सतह पर स्थित जल स्रोत को भूपृष्ठीय जल कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर स्थित, पृथ्वी के सतह पर, जो पृथ्वी के ऊपर स्थित है, जमीन के अंदर नहीं, जमीन के ऊपर जो जल स्रोत उपस्थित है उसे भूपृष्ठीय जल कहते हैं। जैसे नदी, तालाब, नहर इत्यादि। यह कहाँ है? पृथ्वी के सतह के ऊपर स्थित है। पृथ्वी के सतह के ऊपर स्थित है, इसलिए किस स्रोत में आएंगे? भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल। दूसरा स्रोत था भूमिगत जल, भूमिगत जल। तो पृथ्वी के सतह के नीचे, भूमिगत, भूमि माने पृथ्वी, गत में नीचे, भूमि पृथ्वीगत नीचे, पृथ्वी के नीचे अर्थात पृथ्वी के सतह के नीचे स्थित, पृथ्वी के सतह के नीचे स्थित जल स्रोत को, पृथ्वी के सतह के नीचे स्थित जल स्रोत को भूमिगत जल कहते हैं। ये जल वर्षा के द्वारा चट्टानों या दरारों के द्वारा रिसकर धरातल के नीचे प्रवेश करती है, तब ये भूमिगत जल के अंतर्गत आते हैं। जैसे हैंडपंप, चापाकल से ट्यूबवेल, कुआं, इसमें पृथ्वी के सतह में गड्ढा करके या हैंडपंप में पाइप के सहारे जमीन के सतह के अंदर पाइप पहुंचा करके उससे अंदर से जल निकाला जाता है। ये भूमिगत जल है। जबकि नदी में भूमि के या पृथ्वी के सतह पर स्थित है, इसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि हैंडपंप में जमीन के नीचे जल पाया जाता है, जमीन के नीचे, तब उसे भूमिगत जल कहेंगे। 2 प्रकार के जल स्रोत, भूपृष्ठीय जल स्रोत और भूमिगत जल स्रोत। भूपृष्ठीय जल कौन सा होगा? पृथ्वी के सतह पर स्थित, पृथ्वी के सतह पर स्थित जल स्रोत भूपृष्ठीय जल स्रोत के अंतर्गत आएंगे। और पृथ्वी के सतह के नीचे
सतह के नीचे अर्थात भूपृष्ठ के नीचे स्थित जल को, भूपृष्ठ के नीचे स्थित जल को भूमिगत जल स्रोत कहेंगे, जैसे ट्यूबवेल, कुआं, हैंडपंप इत्यादि। तो भारत में जल स्रोत दो प्रकार के थे, भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। इसके अब है जल का उपयोग क्या, हमारे जीवन में जल का उपयोग क्या है, हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। प्रश्न रहेगा जल का उपयोग बताएं। तो हम लोग जानते हैं जल का उपयोग क्या है। जल का उपयोग है खाना बनाने में, जल का उपयोग पीने के लिए, जल का उपयोग मवेशियों को पीने के लिए, जल का उपयोग खेतों में सिंचाई करने के लिए, जल का उपयोग कल कारखानों में किया जाता है, जल का उपयोग कपड़ा इस तरह से कई कार्य हैं जो जल के द्वारा ही होता है। हमारे शरीर में भी जल की सबसे अधिक मात्रा जल की ही पाई जाती है। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा जल की ही पाई जाती है। तो ये था जल स्रोत और जल संसाधन। तो पृथ्वी पर 71% भूभाग पर जल स्रोत है, अर्थात 1/3 भाग पर जल की मात्रा उपस्थित है। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर अधिक जल की मात्रा पाए जाने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब है जल संसाधन के उपयोग। जल संसाधन के उपयोग तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जल का किस तरह से उपयोग करते हैं उसके बारे में समझना लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जल का उपयोग कैसे करते हैं। जल का उपयोग सभी जीव जंतु पीने में करते हैं, अर्थात जल को हम लोग पीने के रूप में सबसे प्राथमिक उपयोग है पीने के लिए करते हैं। जल का उपयोग सभी जीव जंतु चाहे मानव हो या पशु पक्षी हो सभी पीने के रूप में करते हैं। दूसरा है जल का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। जल का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। जल का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। जल का उपयोग अनेक उद्योगों में किया जाता है। जल का उपयोग अनेक उद्योगों में किया जाता है, जैसे स्टील प्लांट के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए, लगभग सभी उद्योगों में जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो जल का उपयोग अनेक उद्योगों में किया जाता है। जल का उपयोग खेतों की सिंचाई में किया जाता है। जल का उपयोग खेतों की सिंचाई में, जल का उपयोग खेतों की सिंचाई में किया जाता है। जल का उपयोग अनेक घरेलू कार्यों में भी किया जाता है। जल का उपयोग अनेक घरेलू कार्यों में भी किया जाता है। जल का उपयोग अनेक घरेलू कार्यों में भी किया जाता है। ये कुछ उपयोग थे जल संसाधन के। जल संसाधन के उपयोग क्या होगा। जल का मुख्य उपयोग हम लोग पीने के लिए करते हैं। इसके अलावा सभी जंतु पशु पक्षी पीने के लिए करते हैं। जल का उपयोग हम लोग खाना बनाने के लिए करते हैं। जल का उपयोग अनेक उद्योगों में किया जाता है। जल का उपयोग खेतों की सिंचाई में किया जाता है। जो फसल उगाते हैं उसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसे जल द्वारा पूरा किया जाता है। तो जल का उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है। और जल का उपयोग अनेक घरेलू कार्य जैसे कपड़ा धोना, गाड़ी धोना, फर्श साफ करना,
बर्तन धोना, ये सभी कार्य घरेलू कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो जल का उपयोग इन घरेलू कार्यों में किया जाता है। घरेलू कार्य के अंतर्गत कपड़ा धोना, फर्श साफ करना, गाड़ी धोना, बर्तन धोना इत्यादि, ये सभी कार्य जल के द्वारा होती है। ये हम दैनिक जीवन में जल का ये सभी उपयोग थे। हमारे जीवन में जल संसाधन के क्या उपयोग हैं। जल या जल संसाधन, क्योंकि जल संसाधन है इसलिए इसको हम जल संसाधन कहते हैं, क्योंकि जल हमें कोई बना नहीं सकता और प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त है, इसलिए संसाधन के रूप में माना जाता है। और संसाधन बताए थे वे सभी वस्तु और सेवा जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं। तो संसाधन में जल एक संसाधन है। तो हमारे जीवन में जल संसाधन के क्या उपयोग थे, लिख लिए। अब आता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, या उसे दूसरा नाम बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है? वैसी परियोजना, वैसी परियोजना जिसमें एक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होकर, इसमें एक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होकर अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। बिहार में मुख्य रूप से सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना कार्यरत हैं। बिहार में मुख्य रूप से सोन नदी घाटी, कोसी नदी और गंडक नदी घाटी परियोजना है। इसके अलावा पूरे देश में भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, महानदी घाटी परियोजना, कई परियोजनाएं हैं, लेकिन बिहार में ये 3 मुख्य परियोजनाएं हैं। सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना और गंडक नदी घाटी परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या हुआ? जिसमें एक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होकर अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, अर्थात एक तीर से 2 निशाना में हमें एक काम करेंगे लेकिन इससे कई लाभ हो जाएंगे। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी बड़ा होकर अधिक पढ़ने में किसी प्रकार का जॉब हो जाता अच्छा खासा, पढ़ रहे हैं एक उद्देश्य के लिए कि शिक्षित बने, लेकिन इससे कई लाभ हो गए। अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छी आमदनी होगी और लाइफ स्टाइल बदल जाएगा पहले की अपेक्षा। तो हम एक उद्देश्य के लिए पढ़े, शिक्षा प्राप्त करना है, लेकिन हम इससे कई लाभ मिल रहे हैं। उसी के तहत बहुउद्देश्य सरकार ने एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाई। एक उद्देश्य था कि नदी द्वारा, नदी के जल द्वारा बिजली उत्पादन किया जाए। इसके लिए नदियों में बांध का निर्माण किया गया और जिस क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच रहा था उस क्षेत्र में पानी पहुंचने लगा। पानी जाने से वहां कई हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई, जिससे खेती करना संभव हो पाया। इसके अलावा लोग उसमें मछली पालन शुरू कर दिए। इसके अलावा यातायात नाव द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने लगे। इसके अलावा जिस क्षेत्र में बाढ़ अधिक आती थी वहाँ बाढ़ पर नियंत्रण हो गया और जिस क्षेत्र में सुखाड़ की समस्या थी वहाँ पानी पहुँचने से सूखा की समस्या समाप्त हो गई। तो एक उद्देश्य था, सरकार ने एक उद्देश्य के लिए इस परियोजना को बनाया कि हमें नदी घाटी परियोजना से बिजली उत्पादन करना है, लेकिन एक उद्देश्य के लिए कई उद्देश्य प्राप्त हो गए। तो क्या क्या लाभ हुए? बाढ़ और सुखाड़ पर नियंत्रण स्थापित हो गए, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई, परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो गई, विद्युत उत्पादन की सुविधा और मछली पालन की सुविधा हो गई। इसलिए इसका नाम रखा गया बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पस
प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना, वैसी परियोजना जिसमें एक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होकर अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना कार्यरत हैं: सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। अब हमें बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ क्या हुआ, तो बाढ़ तथा सुखाड़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, परिवहन की सुविधा, विद्युत उत्पादन की सुविधा, मछली पालन की सुविधा, अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो गई। ये था बहुउद्देशीय परियोजना। अगले क्लास में हम लोग सोन नदी घाटी परियोजना का डिटेल पढ़ेंगे, कहाँ स्थित है, इससे किस क्षेत्र को कितना लाभ प्राप्त हुआ, कोसी नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है, इससे क्या लाभ है, किस जिले को अधिक लाभ मिल रहा, गंडक नदी घाटी परियोजना के बारे में। तीनों परियोजना का डिटेल अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए और साथ साथ नोट भी बनाते जाइए। जब क्लास ओपन होगी तो पुनः इस सब को चेक किया जाएगा, तो सब अपना नोटबुक तैयार रखिए और इसको नोट कर लीजिए।